सामान्यतः देखने को मिलता है कि जो लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, तो या तो किसी न किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ते हैं, और यदि वहां नहीं लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आके काम करने का एक सामान्य सा ट्रेंड ये देखने को मिलता है। आपकी पीढ़ी में उस दौर में हो सकता है बहुत से लोग हों ऐसे कि जो सीधे प्रत्यक्ष भाजपा की राजनीति से जिन्होंने दूरी बना के रखी हो। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि विद्यार्थी परिषद में इतने समय काम किया है तो सीधे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा भाग्य आजमाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका कहना। परंतु छात्र राजनीति से राजनीति में जाना एक विषय ये भी था, परंतु उस समय ऐसे भी हमारे सामने रोल मॉडल थे कि छात्र राजनीति में रहते हुए भी समाज सेवा का काम करना, समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर काम करना, ऐसे भी हमारे सामने मॉडल थे। तो हमारे लिए आदर्श वो थे, तो जिन्होंने समाज के लिए कुछ देना है, तो राजनीति से दूर रह करके भी समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें काम करना, हम उनको देख करके फिर आगे बढ़ते। तो ये विचार कभी मन में आया नहीं कि छात्र रहते हुए हम चुनावी राजनीति में हम भाग लें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आपके आदर्श इस प्रकार के लोग हैं कि जो विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भी समाज सेवा के काम कर रहे हैं, ग्रामोत्थान के काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका मन भी फिर वैसा ही कुछ करने वाला है। और यदि आपने अपने आदर्श ऐसे लोगों को बना लिया है कि ये इनके इन प्रकारेण कैसे भी करके और सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना है, तो फिर रास्ते अलग हो सकते हैं। कमलेश जी की बात से ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है। अच्छा, आपसे चर्चा अब ये करना चाहेंगे कि जिस दौर में आप जुड़े इस विचार के साथ में, आपातकाल का दौर था जो आप बता रहे हैं, और आपका ये भी कहना हुआ कि परिवार में पिताजी जो है वो पहले सीधा सीधा कहें तो शायद कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए रहे होंगे। तो जब आपातकाल लगा तो पिताजी जो है वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री कहेंगे, कांग्रेस की तो क्या, कांग्रेस के विचार की थी, तो उनके द्वारा जो आपातकाल लगाया गया उसके विरोध में आ गए पिताजी। उसके विरोध में आ गए और उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा कि वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सेवारत थे जी। उस नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। अच्छा। मेरे दादाजी, बड़ी माँ और हम, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन चार भाई और दो बहनें, उस पूरे परिवार के सामने योगक्षेम का संकट भी उस समय आ गया। सब पढ़ने वाले थे, लेकिन एक वो दौर बीता, तो उस कारण से भी उस विचार के प्रति इतनी जबरदस्त वितृष्णा जो आज भी मौजूद है वो झलकती भी है कहीं, क्योंकि वो प्रारंभिक काल जो 15 साल से 19 साल की उम्र में जो देखा होगा। परंतु पिताजी ने वो आपातकाल में उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद खेती के बल पर हमने सारा घर का योगक्षेम चलाया। तो वो तृष्णा आज भी निश्चित रूप से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस विचार के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और यदि वहां पर कुछ अनैतिक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जैसा कमलेश जी ने बताया कि इस तरीके से गांव गांव, ढाणी ढाणी में लोगों ने विरोध किया, ये परवाह किए बिना कि परिवार कैसे चलेगा, परिवार की रोजी रोटी पर संकट आएगा तो आएगा, लेकिन अपने विचार के प्रति लोग कितने दृढ़ हुआ करते थे। आज के इस दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक है, और नई पीढ़ी तक तो निश्चित रूप से ये बात जानी ही चाहिए कि जब आपको चारों तरफ केवल और केवल स्वार्थ का माहौल दिखाई देने लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कि जो एक रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए चाहे जितना नुकसान हो उठाने को तैयार रहते थे। कमलेश जी, आपके मन में तो निश्चित रूप से उस दौर में जो कुछ हुआ उसके कारण वितृष्णा होनी ही थी, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़े, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी, आयुर्वेद की आपने पढ़ाई की, और जो मेरे को जानकारी अभी हुई है कि आपने जहां अध्ययन किया वहीं पर आपने फिर बाद में सेवाएं भी दी। आपका जो सेवा काल रहा, चूंकि आपकी पहचान तो एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो ही गई थी, और जिस दौर में आप सेवा में आए थे उस समय भी कोई बहुत अधिक अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। सेवा काल के दौरान क्या कुछ आपको भी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या सीधे सीधे के खामियाजा भुगतना पड़ा कुछ इस विचार के कारण? नहीं, ये मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि ऐसा दौरा मेरे सामने नहीं आया कभी। फिर भी जब चुनावी राजनीति होती थी तो एक लेबल लगवाता है कि विद्यार्थी परिषद है, और विद्यार्थी परिषद जब चुनाव में भाग लेती है तो मैं स्वयं प्रशासन से कह करके कि चुनावी राजनीति से मुझे अलग रखे, क्यों कोई मेरे ऊपर अंगुली उठाए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद स्वयं भागीदार होती है और मैं विद्यार्थी परिषद का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। तो चुनावी कार्यक्रम से मैं स्वयं अपने आप को अलग कर लेता था। एक चीज ये रही। दूसरा,
प्रशासन को कभी भी मेरे प्रति ऐसी अंगुली उठाने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी कि धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी परिषद में जो जिन वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया उनसे जो प्राप्त संस्कार थे, उस कारण से ये थे कि हम जिस समय जहां हैं उस समय उस विषय के साथ पूरा न्याय करें। इस कारण प्रशासन को कभी हमारे ऊपर अंगुली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, परंतु जहां हम कार्य कर रहे हैं उस काम के प्रति, उस संस्थान के प्रति हमारे समर्पण को देख करके किसी भी प्रशासक की हिम्मत नहीं रही कि हमारे बारे में कुछ अन्यथा सोचे, कुछ अन्यथा। बल्कि एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि राज्य सरकार के प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर स्वयं प्रशासकों ने अपनी ओर से दे करके कि इनकी वैचारिक धारा, विचार भले विचारधारा परिसर से बाहर कैसी भी हो, परंतु संस्था में मेरे लिए एक एसेट है, ये एक संसाधन है और इनकी मुझे आवश्यकता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो वो संघ के संस्कार के कारण ऐसा हो। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संघ का संस्कार आपको ये भी सिखाता है कि आप जहां भी हैं वहां अपनी प्रामाणिकता से काम करें, और विविध क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि संघ के कार्यकर्ता अपनी एक विशिष्ट पहचान अपनी इसी कार्य प्रणाली के कारण, अपनी ईमानदारी कहिए या कार्य के प्रति अपनी निष्ठा कहिए, उसके कारण निश्चित रूप से बना ही लेते हैं। अब बात करना चाहेंगे संगठन में जिस तरीके से आपने लंबा समय दिया, ऐसे कोई 2-3 कोई कार्यकर्ता, चाहे प्रचारक हो चाहे गृहस्थी कार्यकर्ता हो, ऐसे अभी आज ध्यान में आते हैं कि जिनके कारण लगता है कि जीवन में निश्चित रूप से उनका यदि साथ नहीं मिला होता तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय कार्यकर्ता, या यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद की रीति, नीति, दिशा, कार्य पद्धति को विकसित करने वाले एक सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यशवंतराव केलकर, जो स्वयं गृहस्थ कार्यकर्ता थे, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, परंतु उनके द्वारा काम करने का तरीका, कार्यकर्ताओं को सहेजने का, संभालने का उनका तरीका, उस समय जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के, जो बाद में संघ के सह सरकार्यवाह रहे माननीय मदन दास जी, उनके साथ भी काम करने का मौका लगा। परिवार में आने पर परिवार के साथ जिस प्रकार का वो एकदम समभाव रखते थे, और ऐसा लगता नहीं था परिवार को भी कि कोई पराया व्यक्ति बाहर से आया हुआ है। उस कारण से काम करने की एक प्रेरणा मिलती थी, और ये लगता था कि वास्तव में तो संन्यस्त जीवन इन लोगों का है, और फिर न्यूनतम आवश्यकताओं के रहते हुए काम को चलाना। तो उस श्रेणी में जैसे मैंने जिक्र किया, माननीय यशवंतराव जी केलकर, उसमें अध्यक्ष बने बाला साहब जी आपटे, केंद्रीय स्तर के प्रांत स्तर पर प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। उसी समय जब महेश चंद्र जी ने भी सामाजिक काम करने के लिए नानाजी देशमुख के साथ जाकर दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान में काम करना प्रारंभ किया, उसी दौरान उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय गोविंदाचार्य जी, तो इन लोगों को देखकर लगता था कि ये वास्तव में सन्यासी हैं, और समाज में रहते हुए, यानी सन्यासी समाज छोड़कर बाहर चला जाए तो आसानी से अपना संन्यस्त जीवन जी सकता है, पर गृहस्थ सामाजिक जीवन में रहते हुए भी संन्यस्त होकर रहना, ऐसी प्रेरणा उन लोगों से मिलती थी। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक संबल रहता था कि इनको देख करके हमें कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए। आपने बहुत से कार्यकर्ताओं के नाम बताए, बहुत से प्रचारकों के भी नाम बताए, और उनका जीवन नजदीक से देखने का आपको अवसर मिला। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई इस तरीके की घटना कोई याद आती है कि जिसको आज जीवन के इस दौर में आप सोचते हैं कि 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले वो घटना हुई थी, वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता? कोई संगठन को लेके इस तरीके का कोई? हाँ जरूर, छोटी छोटी बातें हैं पर वो बहुत प्रेरणा देने वाली हैं जी। जिस समय राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हो रहा था, वो रजत जयंती उत्सव था, और यशवंतराव जी मौजूद थे यहाँ। संजोग से अधिवेशन की व्यवस्थाओं में मेरे पास अधिकारी आवास की व्यवस्था थी, तो कार्यकारिणी की बैठक लगातार नियमित चलती रहती थी वो। तो उनके जलपान के लिए जब मैं सर्व करने के बाद कटलरी उठाकर बाहर आने लगा, तो विद्या मंदिर के गेट पर वो स्प्रिंग लगी रहती थी, तो मैं थोड़ा असंतुलित हुआ और वो प्लेट्स मुझसे गिर गई। सारी बैठक चल रही है, लेकिन यशवंतराव जी जो उन सब में सबसे वरिष्ठ थे, वो उठकर आते हैं और इतना संबल लेते हैं। मैं एकदम परेशान भी हो गया था कि कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उसमें क्रॉकरी टूटी मेरे हाथ से। वो स्वयं मेरे साथ लग करके उस सबको इकट्ठा करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बड़े सांत्वना के साथ। ऐसा ही और एक वाकया, गोविंदाचार्य जब यहाँ थे तो दीनानाथ जी गली के कोने पर ही दीनानाथ जी के मंदिर में अपना कार्यालय हुआ करता था जी। तो उनका कुर्ता फट गया था एक। मैं कार्यालय मंत्री था उस समय, तो कार्यालय के बगल में एक टेलर की दुकान हुआ करती थी, तो मैंने उनके लिए उनके पुराने कुर्ते का नाप लेकर के कुर्ता सिलवा दिया। 2 कुर्ते 2 पायजामे नए सिलवा दिए जी। 7 दिन के प्रवास के बाद जब जाने लगे तो नया कुर्ता पायजामा मैं उनके बैग में रख दिया मैंने। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने वापस निकाल कर रख दिया।
फिर मैंने वापस रख दिया। अच्छा 2-3 बार जब हुआ तो उनका कमलेश जी ये मेरे नहीं है ये। हम्म। तब मैंने कहा भाई साहब आप कहा ये अभी आप ही के लिए बनवाए मैंने, तो उनका नहीं नहीं अभी मेरे पास 2 कुर्ते 2 पायजामे हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब आप सोचे आज के समय में 2 कुर्ते 2 पायजामे क्या होते हैं। आप एक दिन की प्रवास के लिए भी जाते हैं तो 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रखकर लेकर जाते हैं जी। और जब मेरा आग्रह रहा तो उन्होंने वो दोनों कुर्ते पायजामे बैग में रख लिए, लेकिन पुरानी कुर्ती यहाँ छोड़ गए, रखे वो 2 के ही 2। रखे 2 ही तो उन्होंने। जीवन में सीमित संसाधनों से अपना जीवन चलाना एक प्रेरक प्रसंग उनका मुझे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो चर्चा जिन गोविंदाचार्य जी की हो रही है, वे गोविंदाचार्य आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि सत्ता के इतना नजदीक रहने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका वास्तव में जीवन कितना सहज और सरल जीवन है और कितना त्यागमय जीवन ये लोग जीते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में रहने वाले लोगों को ही वो बातें ठीक से समझ में आ पाती हैं, या फिर ये बातें कुछ अलग तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से यदि साझा होती हैं तो पता लगती हैं।